हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा होगा मैं आपको पहले वो कंसेप्ट बताऊंगा, देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को अपना नेम और अपनी क्लास और चैप्टर, जिस चैप्टर की भी चाहिए हो उस चैप्टर की आप मेरे को नेम लिखिए और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका? पहले तो मेरे को CO का बनाना है। किसका बनाना है? CO का। तो इधर आप ध्यान से देखिए कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं? आंसू निकालते हैं। ANSU, ये क्या है? आंसू है, इसको हमको निकालना होता है। इस जगह A क्या है? A हमारा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है? N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। S क्या है? S है हमारा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और U क्या है? U है हमारा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितनी होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 6 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो 2 और 4 तो आउटर मोस्ट शेल ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे कितने हैं? 4। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन में कितने होती हैं? इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2 और 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे? 6 हैं। तो इस जगह जब मैं करूंगा तो इसका तो 4 और इसका 6, तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गए। अब इसको कितने चाहिए होती हैं? 8 चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको भी 8 चाहिए होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब जब मेरे को S निकालना है तो S कैसे निकालूंगा? N में से A को माइनस कर दूंगा शेयर्ड निकालने के लिए। तो 16 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे? हमारे बचेंगे इस जगह 6। और अनशेयर्ड निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं A में से S को माइनस करूंगा। तो इस जगह 10 में से 6 को माइनस करूंगा तो कितने? तो हमारे बचेंगे, मतलब 4 तो मेरे अनशेयर्ड। अनशेयर्ड को मैं इस जगह ऐसे भी लिख सकता हूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि कार्बन कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है कि पहले तो कार्बन लिखो और फिर ऑक्सीजन लिखो। अब शेयर्ड मतलब जो एटम के बीच में आएंगे, तो शेयर्ड कितनी है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब इस जगह लोन पेयर कितनी है? 4 है, या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूं। तो इस जगह इसको करूंगा तो इधर कितने हो लेंगे? 2। और इस जगह करूंगा तो 2। देखो इस जगह ध्यान रखना, 6 मैंने लगा दिए। अब कार्बन को कितने कंप्लीट करने हैं? इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इन शॉर्ट इसको 2 की और नीड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। सिमिलरली इसको भी कितने की नीड है? 2 की नीड, तो इधर भी 2 लगा दो। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो एक और देखो, ये करवा रहा हूं, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है ना? इधर आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा है HCOOH। क्या है? HCOOH है। देखिए किस तरीके से होता है HCOOH का। सबसे पहले क्या करूंगा? आंसू निकालूंगा। ANSU।
ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कितने होंगे, इधर देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1। फिर क्या है, कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 6, तो 2 और 4। फिर क्या है, ऑक्सीजन है, तो 2 और 6, तो इसके 6, इसके 4 और इसका 1। तो इस जगह इसका कितना है 1, इसके कितने हैं 4, इसका 6, इसका भी 6, प्लस इस आएंगे मेरे 6 और 6 12 और 6 18, एक ही वैल्यू हो जाएगी। अब इस जगह इसको, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इस जगह इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसके 2, इसके 8, इसके भी 8, फिर इसके भी 8, 2, 8 8 8 24, और 4 कितने हो लेंगे, ये हो लेंगे हमारे 28, कितने हो लेंगे 28। एस कैसे निकालते हैं, एन में से ए को माइनस कर देते हैं, तो इस तरीके से हो लेगा, ये हमारा हो लेगा 28, 18 को माइनस तो 10। और इस जगह यू में कैसे निकालते हैं, ए में से एस को माइनस, तो 18 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है, बताइए। तो इधर आप ध्यान से देखिए, सी और ओ है, फिर ओ एच इधर आएगा और एक एच इधर जाएगा। अब देखो शेयर्ड वाले सबसे पहले लगाओ, ऑब्वियसली बात है कि 2 मेरे इधर, क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, 2 ही मेरे इधर, क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है। इस जगह 4 नहीं आ सकते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस जगह पहले तो आप 2 फिट करो, टोटल कितने हो गए मेरे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो लिए मेरे 6, 2 2 4 2 6, मेरे पास टोटल 10 है, तो 4 मैं कहां पर लगा रहा हूं, इधर लगा रहा हूं। अब देखिए इस जगह ध्यान से, अब मेरे को इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसके पास ऑक्सीजन में 4 है, तो 4 और आएंगे, तो 4 लोन पेयर इस जगह इस तरीके से लग लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या होगा कि इस जगह 4 तो फिट हो लिए मेरे, अब इस ऑक्सीजन को 8, तो इसके इधर इलेक्ट्रॉन्स और इसके इधर इलेक्ट्रॉन्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखो इसका क्या हुआ है, ध्यान से देखना, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो लिया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो लिया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो लिया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पेपर में आता ही आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइट आयन एनो 2 नेगेटिव है, ये इस तरीके से नहीं है, ये गलत है, याद रखना, ये है हमारा NO2 नेगेटिव, ये है, ठीक है ना। तो किस तरीके से होगा देखो, ANSU, आंसू निकालूंगा सबसे पहले, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका हो लेगा 2 और 5, 2 और 6, बैलेंस 5 है, तो किस तरीके से हो लेगा इस जगह, इस जगह हमारा इसका है 5 और इसका है 6, लेकिन 2 हैं तो 12 और प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो लेगा 18। इसको कितने चाहिए होते हैं 8, इसको भी 8, लेकिन 2 हैं तो 16, तो टोटल कितना हो लेगा 24। अब इसको निकालने के लिए n माइनस ए करते हैं, क्या करते हैं n माइनस ए, तो 24 में से 18 को माइनस करूंगा तो कितना होगा 6, और फिर क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए a में से s को माइनस, तो 24 में से, सॉरी 18 में से 6 को माइनस, तो कितना बचेगा 12 बच जाएगा। अब N1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस जगह शेयर्ड में कितने हैं 6, कितने इलेक्ट्रॉन से 6, तो 2 को तो मैं कहां कर रहा हूं इधर एंट्री, और एक कहां जाएगा इधर जाएगा,
अब देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। अब इस ऑक्सीजन को इन शॉर्ट आप बताओ कितने, 4 हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए, 4 ही तो और चाहिए। तो इस जगह आप कितने लगा दोगे, 4 और लगा दोगे। इस ऑक्सीजन के पास 2 हैं तो कितने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 6। तो इस जगह कितने लगा दूंगा। अब नाइट्रोजन की बारी कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 2 इधर से और 4 इधर से, 6। तो इसको भी 2 चाहिए होंगे। अब देखो 4 और 2 6 और 6 12 हमारे कंप्लीट हो लिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, ऑक्टेट किस तरीके से, इस तरीके से कंप्लीट हो लेगा। अब ऑक्टेट आप कंप्लीट करना मत करना। अब इस पर क्या है, एक नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को कहाँ लगा दे रहा हूं मैं, इधर लगा दे रहा हूं। किताब में इधर भी नेगेटिव लगा रखा है, लेकिन इधर ही आप लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज्यादा। फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन द ओजोन मॉलिक्यूल, ऑन ऑक्सीजन इन द ओजोन मॉलिक्यूल है। ये केवी के पेपर में आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवी नंबर 1 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकाल दो ऑक्सीजन एटम पर। इधर आप ध्यान से देखिए। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मल चार्ज बताऊं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इधर आप ध्यान से देखिए। फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकालते हैं, V माइनस और L प्लस S अपॉन 2 क्या होता है, V माइनस L प्लस S अपॉन 2। इस जगह आप ध्यान से देखिए, वेयर V क्या है, जो मैंने उस जगह A बताया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। L क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। S क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब O3 मॉलिक्यूल में निकालना है, किसमें निकालना है, O3 मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले इधर ध्यान से देखो, O3 मॉलिक्यूल का मैं क्या बना रहा हूं, लुईस स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो आंसू सबसे पहले निकालिए आप। तो A की वैल्यू कितनी है इस जगह, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 तो कितने हो जाएंगे, 18। सिमिलरली ये 24, ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 18 और ये कितना हो लेगा, 18 माइनस 6। तो बोलिए बात समझ में आ रही है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, ये लगा लो। अब इस जगह कितने हैं टोटल, 6। तो देखो 2 4 तो इधर लगा लिए और 2 इधर लगा लिए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास कितने आएंगे, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास कितने जाएंगे, 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इसको भी ऑक्टेट, तो इसके पास कितने जाएंगे, 4। तो 6 इधर 4 इधर, 10 तो गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही चाहिए, 2 ही मेरे पास बचे हैं। ये लोन पेयर लगा दी है मैंने। अब इसको क्या नाम दे रहा हूं, फर्स्ट। इसको क्या नाम दे रहा हूं, सेकंड। इसको क्या नाम दे रहा हूं, थर्ड नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं इधर निकालता हूं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। किस पर निकालता हूं, पहले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, V माइनस L प्लस S अपॉन 2 फॉर्मूला बताया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के फिक्स रहते हैं, कितने होते हैं, 6। माइनस इसके लोन पेयर कितने हैं, 2 इधर 2 इधर, तो 4 इसके लोन पेयर, प्लस शेयर्ड कितने हैं, 4। शेयर्ड मतलब एटम के बीच वाले, तो इसके कितने हैं, 4 अपॉन 2। तो कितनी बार कट लेगा ये 2 बार कैंसिल। तो 6 माइनस 6, तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, फॉर्मल चार्ज 0 है। कितना है, 0। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरे ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालूं। तो दूसरा ऑक्सीजन क्या है, ये है। तो इस जगह आप ध्यान से देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन।
अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 फिक्स रहते हैं, माइनस लोन पेयर इस पर कितनी है 2, इस पर शेयर्ड कितनी है 4 इधर और 2 इधर 6, तो 6/2 हो लेगा, ठीक है ना। अब कितना होगा ये, कितनी बार कट गया 3 बार, तो 6 माइनस 3 और 2 5, तो कितना बचेगा इस पर फॉर्मल चार्ज 1 आ रहा है। अब क्या निकाल रहा हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, किस पर निकाल रहा हूं, थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं। थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, इस पर लोन पेयर तो इसके फिक्स होती है 6, अब सॉरी वैलेंस लोन पेयर इसमें कितनी है 6, प्लस शेयर्ड कितनी है 2/2 हो लेगा, एक बार a माइनस और ये 6 + 1 7, तो इसका कितना आ रहा है -1, मतलब पहले वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है 0, दूसरे +1 और तीसरे वाले पर -1। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो इधर एक और देखिए, मैं आपको एक और करवा देता हूं। देखिए एक और करवाता हूं, NO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन पर तीनों पर फॉर्मल चार्ज, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, आंसू निकालूंगा। तो नाइट्रोजन पर कितने होते हैं 5, इसके 6 तो 12 और प्लस का 1, तो कितना हो लेगा ये 18, ठीक है ना। अब इसको 8 इसको 12, तो कितना हो लेगा 24, 24 में से 18 माइनस तो कितना 6, और 18 में से 6 माइनस तो कितना 12। अब देखो, अब नाइट्रोजन सबसे पहले बनाओ और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि इसमें कितने आ रहे हैं 6, करवाया था मैंने उस जगह, तो इसके तो 4 इधर 2 इधर, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इतना, और इस जगह इतना हो लेगा, 6 और 4 10 और 2 12 कंप्लीट हो गए। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन पर निकालूंगा तो कितना है, इस पर वैलेंस फिक्स रहते हैं, लोन पेयर 6 है, प्लस शेयर्ड में 2 हो रहे हैं 2/2, तो कितना हो लेगा 6 माइनस 8, तो कितना बचेगा, सॉरी 8 नहीं, कट कर 1 हो लिया, अरे यार, तो कितना होगा ये 7, तो कितना हो लेगा ये -1। इसीलिए अब मैं किस में आ रहा हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड नाइट्रोजन, कितना होगा, नाइट्रोजन पर 5 फिक्स रहते हैं, माइनस करना, लोन पेयर कितनी है इस पर 2, और शेयर्ड में कितने 4 इधर 2 इधर 6, तो 5 कितना हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूं कि इसको आप खुद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको खुद कर लेना, कोई खास दिक्कत है नहीं इसमें। फॉर्मल चार्ज थर्ड ऑक्सीजन पर नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ऑक्टेट रूल क्या होता है, द टेंडेंसी और अर्ज ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। सिग्निफिकेंस क्या होती है, इट एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स टू फॉर्म आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। लिमिटेशंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन विद वन एलिमेंट attains stability by sharing, gaining or losing one valence electron. It does not need to complete octet to attain stability. Also helium has 2 electrons and is stable. मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, या तो वो किसी के साथ कंबाइन कर ले, मतलब शेयरिंग कर ले, या फिर लूज कर दे, या फिर गेन कर ले। गेन करके डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तब भी वो इन तीनों कंडीशन में स्टेबल आ लेता है। तो ऑक्टेट रूल तो इधर ब्रेक हो लिया, ऑक्टेट रूल तो इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए इसकी लिमिटेशन।
ऐसे ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कहीं कहीं जैसे कि इस जगह BeH2, BeCl2, BH3, BF3, इस जगह क्या हुआ था, इस जगह लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल एटम के पास, तो इस जगह लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल एटम के पास। अब हमारे 8 तो कंप्लीट नहीं हो रहे, 8 से कम हो रहे हैं, इसलिए इधर भी ब्रेक हो लिया। कहीं कहीं इसका एक्सपेंड हो लिया ये ऑक्टेट रूल, कि इस जगह क्या हो लिया कि PF5, SF6, IF7, H2SO4, इस जगह सेंट्रल एटम पर हमारे क्या हो लिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, किसी में 10 पहुंच गए, किसी में 14 आ लिए, जैसे IF7 में 14 है, PF5 में 10 हैं, इस जगह 12 हो लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास ज्यादा हैं, 8 नहीं है, तो इस जगह इसकी क्या हो गया, फेल हो गया ये हमारा रूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन लेटिस एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल ये भी, और बॉन्ड ऑर्डर ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर गारंटी के साथ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट पूछ ले आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन जरूर बन लेता है, ठीक है ना। इधर आप ध्यान से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर का बहुत यूज होता है, तो इस जगह आप ध्यान से देखिए क्या है हमारा लेटिस एंथैल्पी, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड गैसियस आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस कंबाइंड टू फॉर्म आयोनिक सॉलिड। बॉन्ड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, दैट इज एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स कंटेनिंग bonding electrons pair around the central atom in a complex molecule or ion, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम NB से बोल देते हैं, NB को इस जगह स्मॉल बनाना, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको Na से लिखते हैं, ठीक है ना, किससे लिखते हैं, Na से। तो इस जगह क्या होता है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा कि ये हाफ होता है किसके, NB माइनस Na के, स्मॉल b बनाओ या फिर स्मॉल a कोई। इस जगह NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO नेगेटिव इन द टर्म ऑफ रेजोनेंस, के टर्म्स में इसका स्ट्रक्चर हम बताएं। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, C है और ऑक्सीजन कितनी है, 3, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। इस जगह में इसको डबल बॉन्ड से, इस जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अब देखो इस जगह अगर मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 और चाहिए होंगे। सिमिलरली इधर भी कितने चाहिए होंगे, 6, और इधर कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। तो देखिए इस जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बना रहा हूं, ये 4 इधर रख रहा हूं। तो देखो इस जगह इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करूंगा और ये मेरे इधर हो लेंगे, और इस जगह नेगेटिव और लगा लेना, क्योंकि 2 नेगेटिव है, ठीक है ना, CO3 2 नेगेटिव। अब इस जगह जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, तो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर क्या आ लेगा मेरा, इस तरीके से, सॉरी सिंगल बॉन्ड, और इस जगह 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पर कैसा आएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो और इसने इसको दिया है तो इस पर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव पहले से, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो लेंगे, न्यूट्रल। तो इस जगह ये कैसे हो लेगा, इस जगह डबल बॉन्ड, और इस जगह इतने इलेक्ट्रॉन्स, और इस जगह क्या हो लेगा हमारा, ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, कि इसी इलेक्ट्रॉन ने क्यों दिया, तो आप ये चाहो कि इसको इसको वापस करो और ये इधर कर लो, इस तरीके से कर लो कि इसने ही क्यों दिया, इसने क्यों नहीं दिया, तो इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। बोलिए बात, इधर क्या हो लेगा, डबल बॉन्ड, और इधर सिंगल बॉन्ड हो लेगा। ये अब इधर याद रखना कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनती है। रेजोनेंस हाइब्रिड हमारी इस तरीके से बनती है कि 3 ऑक्सीजन आप लगाइए सीधे सीधे, अब डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इस जगह इस तरीके से हम शो कर देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इस जगह कर दी मैंने शो। अब देखो इस जगह भी नेगेटिव आ सकता है, इस जगह भी, इस जगह,
तो -2/3 इधर, -2/3 इधर, और -2/3 इधर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। क्या होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड। बता दी है बस मैंने आपको। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन of atomic orbital describe the shape of sp sp2 sp3 hybrid orbitals की क्या बतानी है? शेप बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form a set of new orbitals having same energy and same shape is called hybridization। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है, ताकि न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएं। और जो न्यू ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म होती हैं उनकी भी एनर्जी कैसी होती है? सेम ही एनर्जी होती है और सेम ही शेप होती है। अब इस जगह ध्यान से देखो, सबसे पहला हमारा इस जगह आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। एस कितना है इस जगह? एक। एस की शेप सर्कुलर होती है और पी की शेप कैसी होती है? डंबल शेप होती है। इस जगह ए किसकी है? पी की। तो हमारा क्या बन जाएगा? एस पी बन लेगा। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, एस पी किस तरीके से बनता है? इस तरीके से हमारा एस पी बन लेगा। अब इस जगह इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल होता है हमारा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है? लीनियर। इस शेप का नाम क्या होता है? लीनियर नाम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहला एग्जांपल मेरा इस जगह आता है BeCl2। क्या आता है? BeCl2। और Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो क्या बोलेगा इस जगह? 1s2 और 2s2। अगर मैं Be का ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स अगर अरेंज करूं तो 2s2 इस जगह और 2p को फ्री में बना कर दे रहा हूं, याद रखना। इस जगह ये इसका किस में होता है? ग्राउंड स्टेट में। अगर मैं इस जगह इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊं, किस में? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट मतलब इसको हीट करूंगा तो हीट कर कर ये इलेक्ट्रॉन मेरा इधर भागेगा। तो इस जगह क्या हो लेगा? 2s1 इस जगह और इस जगह एक इलेक्ट्रॉन 2p में भी एक है। अब एक मेरा s का एक मेरा p का, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इस जगह? sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो, अगर मैं BeCl2 का आपको अरेंज कर कर बताऊं तो 2s का कितना था और 2p में भी एक था। तो इस जगह किस तरीके से होगा? अब इस जगह ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। और दो में इलेक्ट्रॉन्स थे तो इन दोनों में ही होगी। अब किसकी ओवरलैपिंग हुई है? देखो कैसे पहचानते हैं। Cl2 थे इसलिए मैंने दो डिब्बे खाली रखे, दो ऑर्बिटल्स को क्या रखा? खाली रखा। तो इस जगह दो ऑर्बिटल्स मेरे कैसे हो लिए? एम्प्टी हो लिए थे, मतलब ओवरलैपिंग हो सकती है इसमें। तो इस जगह मैं किस तरीके से लिखूंगा? ओवरलैपिंग बाय 2p ऑर्बिटल्स ऑफ Cl एटम की क्या कर दूंगा? ओवरलैपिंग कर दूंगा। अब अगर इस जगह में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसमें शेप बनाऊंगा तो sp की शेप तो कुछ तरीके से बनेगी। और इस जगह p की क्या करूंगा? ओवरलैपिंग करूंगा। तो ये क्या हो रहा है? p की ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग किस चीज की हो रही है? sp और p ओवरलैपिंग हो रही है। sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें, समझ जाना आप, ठीक है ना। और कैसी शेप है? लीनियर शेप है। एंगल कितना? 180 डिग्री एंगल है, ठीक है ना।
अगर Be इधर रखूं, Cl इधर आएगा और एक Cl इधर जाएगा, 180 आप ऐसे भी शो कर सकते हो। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट, मतलब sp2 वाला देखिए, sp2 किस तरीके से बनता था। इधर देखो sp, अब इसमें s कितना है, एक तो s की शेप तो आप जानते हो सर्कुलर, अब इस जगह एक तो मैं px की बनाऊंगा और एक किसकी बनाऊं, ये किसकी है, px की शेप है, और एक किसकी बनाऊंगा, py की बनाऊंगा। डंबल शेप होती है इसलिए मैंने इस जगह py की डंबल शेप, p की डंबल शेप होती है इन शॉर्ट। तो इस जगह मेरा किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ये इस जगह क्या होता है मेरा, इस तरीके से लोब्स बन लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस जगह ये क्या है, sp2, एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है, कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। शेप का नाम क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर, क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप का नाम हो लेता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इस जगह, तो एग्जाम्पल मेरा आता है इस जगह BF3, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो इस जगह किस तरीके से हो लेगा, ये मेरा हो लेगा 1s2, 2s2 और 2p1, कितना हो लेगा, 2p1। ग्राउंड स्टेट में तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, आप वैलेंस की इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इस जगह वैलेंस ऑर्बिटल्स की, 2p का बना लिया। इसमें कितने हैं, एक, और इस जगह तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, कि इस 2s का उठकर कहां भाग लेता है, इधर भाग लेता है इसको जब हीट करते हैं। तो ये 2s का और ये 2p का, टोटल मेरे डिब्बे कितने हो लिए, 3। तो 3 डिब्बे में एक किसका है, s का है, और 2 किसके हैं, p के। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कौन सी हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इस जगह जब मैं BF3 की ओवरलैपिंग आपको शो करूंगा, तो क्या है, BF3 है 2s और 2p, तो इस तरीके से। अब इस जगह क्या लिखूंगा, ओवरलैपिंग बाय 3p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम, किसके, फ्लोरीन एटम्स के, क्योंकि BF3 में फ्लोरीन कितने हैं, 3 है। अब BF3 की शेप कैसी होती है, sp2, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। तो ट्राइंगुलर प्लेनर सबसे पहले तो मैं इसका इस तरीके से, अब इसमें मैं किसकी ओवरलैपिंग करूंगा, P की ओवरलैपिंग करूंगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये क्या हो लेगी, ओवरलैपिंग हो लेगी, क्या है नाम, ट्राइंगुलर प्लेनर, क्या हो लेगा, नेम हो लेगा। अगर BF3 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो BF3 इस तरीके से 120 डिग्री ट्राइंगुलर प्लेनर लिखना चाहो लिखो। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है एकदम? अब देखिए एक और है, अब हमारा लास्ट sp3। sp3 किस तरीके से करूंगा मैं, देखिए
अब s का तो 1 है और p के 3, तो एक किसका होगा, px का। इस तरीके से बना लिया है मैंने, ठीक है। ये किसका है, px। एक py का, आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक pz का। तो इसकी शेप किस तरीके से बनती है, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री इसका एंगल होता है। क्या होता है ये, टेट्रा हेड्रल। लोब्स बनाऊंगा तो स्मॉल लोब इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर हमारी लोब बन लेगी, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं टेट्राहेड्रल का, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल CH4 ही देता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है ना। अब देखो, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में अगर मैं करूं तो किस तरीके से, 2s2 और 2p में दो, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स इधर और इसके दो इधर, ठीक है ना। अब कार्बन का अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊं तो एक्साइटेड में उठकर कहां हो लेगा, इधर भाग। अगर आप सही कर रहे होंगे तो अपने आप बन लेगा 2p और 2s। अब p के 3 और s का 1, तो कौन सा हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर मैं अब इस CH4 की ओवरलैपिंग शो करूंगा तो 2s और p के तीनों में ओवरलैपिंग, तो कौन सी है ओवरलैपिंग, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, बाय 4s। अब s ये है h, क्योंकि हाइड्रोजन में 1s1 होता है, तो s की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो 4s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं इसको बनाऊं, इसकी शेप को, ये हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, और s की ओवरलैपिंग कर रहा हूं। इसी तरीके से कर दिया, वैसे डॉट डॉट से ही करते हैं। इस जगह ओवरलैपिंग sp3s ओवरलैपिंग हो रही है। टेट्राहेड्रल नाम 109 डिग्री एंगल होता है। चाहो तो आप इस तरीके से नॉर्मल और शो कर सकते हो। 109.5 अगर मैं एक्चुअल बोलूं तो। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा, राइट लुईस सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। मतलब सल्फर का लुईस सिंबल बताना है। कुछ नहीं होता, देखो लुईस सिंबल बहुत इजी है। सल्फर का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। तो 2 8 6 जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ये वाला कन्फिग्रेशन कर ले रहा हूं। वैसे हमारे सिलेबस में 1s2 2s2 आववाव प्रिंसिपल से जो होता था वही है, ठीक है ना। तो लास्ट में कितने हैं, 6, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन बस आप लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 डी इसका लुईस स्ट्रक्चर। अब अगर S2 नेगेटिव वाली है तो 2 नेगेटिव कब आएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इस जगह इस पर कितने हो लेंगे, 7 तो इलेक्ट्रॉन्स हो लेंगे। 2 ये वाले क्या किए हैं इसने, ले लिए हैं, तो इस पर 2 नेगेटिव हो लिया। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, तो लास्ट में कितने होते हैं, 3।
तो इस पर 3। अब नेक्स्ट क्या है, Al 3 पॉजिटिव, तो Al 3 पॉजिटिव तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा, तो Al पर 3 पॉजिटिव इस तरीके से लग लेगा इसका, कि इसने जब तीनों दान कर दिए अपने। नेक्स्ट क्या है मेरा, H हाइड्रोजन पर कितना होता है, 1 होता है, तो इस पर 1 लगा दिया मैंने। अब इसने एक क्या किया है, ले लिया है क्योंकि डुप्लेट बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन ने 2 अगर इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूं, एक इधर एक इधर, तो इस पर एक क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर थ्योरी ऑफ मॉडल। सबसे पहले BeCl2 का बताना है, BeCl2 की शेप कैसी होगी। अभी अभी मैंने आपको बताई थी sp होती है, लीनियर होती है BeCl2 की, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, और शेप कैसी होती है, लीनियर शेप होती है। इधर देखो वेस्पर थ्योरी से कैसे निकालते हैं भाई, Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इसमें कन्फिग्रेशन तो 2 और 2 कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो इसके लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने हैं 2। क्लोरीन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 और 7, तो इसमें 7, लेकिन 2 है तो कितना हो लेगा 14, डिवाइडेड बाय 8 से करते हैं, तो 2 तो मेरा सीधा सीधा प्लस 0 मेरा रिमाइंडर, तो ये जो होता है ये क्या होता है बॉन्ड पेयर, और ये जो होता है ये क्या होता है लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब देखो बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड बनेंगे 2, और किसके साथ बनेंगे, Cl के साथ, तो इस तरीके से 180 डिग्री, और कैसी होती थी, लीनियर होती थी। दूसरा देखिए, दूसरा आता है हमारा BCl3, देखते हैं इसका क्या होगा। ये BF3 जैसा ही दिख रहा है, ट्राइंगुलर प्लेनर है, ठीक है ना। तो इस जगह बोरोन में 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, क्लोरीन का 7 तो 21, तो कितना हो लेगा 24 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो लेगा 3 प्लस 0, ये क्या है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है लोन पेयर। तो इस जगह B, अब Cl कितने हैं 3 हैं, तो 3 Cl लगा दो, बॉन्ड ही बॉन्ड है, 120 डिग्री हमारा इसका क्या हो लेगा एंगल हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो एक और देखो इस जगह, देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता था, सॉरी SiCl4 14 होता था, तो इसमें कितने होंगे 2 8 और फिर 4, तो इसके 4 प्लस क्लोरीन में 7 ही है, तो 28 32 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो लेगा, ये हमारा हो लेगा 4 प्लस 0। अब 4 मेरे बॉन्ड पेयर हैं, तो इन शॉर्ट क्या होगा, ये क्या है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है लोन पेयर। तो Si एक, तो एक Cl इधर और 4 इधर आएंगे, तो क्या हो लेगा ये टेट्राहेड्रल हो लेगा। कैसा हो लेगा टेट्राहेड्रल। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो, ये कौन सा था, थर्ड था। अब क्या है हमारा AsF5 है, तो देखिए फोर्थ AsF5, आर्सेनिक में कितने होते हैं हमारे, आर्सेनिक में 5 होते हैं, इसमें 7, तो कितना हो लेगा 35, कितना हो लेगा ये 40 डिवाइडेड बाय 8, और ये कितना हो लेगा 8 प्लस सॉरी कितना हो लेगा ये 5 प्लस 0, ये क्या है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है लोन पेयर। लोन पेयर तो मेरे 0 हैं, तो शेप किस तरीके से होगी AS, ये F इधर F इधर F इधर, एक F इधर एक F इधर, ठीक है ना। इसका नाम हो लेगा मेरा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या हो लेगा इसका नाम हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू CO3 2 नेगेटिव आयन। क्या है
द कार्बोनेट आयन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। जो कार्बोनेट आयन है वो एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं होता, बट इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब हो सकती है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कार्बोनेट आयन का वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल द थ्री बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तीनों बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, तीनों बॉन्ड की लेंथ इक्वल होती है। एंड द बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो कुछ नहीं होता है इस जगह। इसके इलेक्ट्रॉन्स तो मैं इधर भेज दे रहा हूं, और इसमें से किसी के भी एक इलेक्ट्रॉन, कि इसके एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए, इधर ट्रांसफर मार दिए, इधर ऐसे कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिवली चार्ज, और इसने दे दिए पॉजिटिव आया है, लेकिन एक नेगेटिव ऑलरेडी था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको तो गिवन किए हैं इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कर दिया है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बनता है, कि इस तरीके से, तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, और इस तरीके से आप इधर बना सकते हो। मैंने आपको बता रखा है -2/3, -2/3 और -2/3, हर किसी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। इधर आप ध्यान से देखिए, इधर मैंने ये आपको बताया है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड एक क्वेश्चन में ऐसा आया था, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन था, उसी के जैसा है बस। तो इधर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NO2 और NO3 नेगेटिव है। ये क्या है, NO3 नेगेटिव है। इस जगह मैं क्लियर कर दे रहा हूं इसको, NO3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके ऊपर इस तरीके से हमारा किसका स्ट्रक्चर है, SO3 का ये है, SO3 का। तो कुछ नहीं हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर मार दिए और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर मार दिए, तो इधर डबल बॉन्ड हो गया। सिमिलरली क्या किया है, इसने इसको गिवन किए और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ लिए, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया है, कुछ नहीं किया है इस जगह, कि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ट्रांसफर और इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस तरीके से ये चीज हो लिया है। फिर हमारा क्या है, NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो NO3 नेगेटिव में अब क्या है, कि इस जगह इसके इधर ट्रांसफर मार दिए और इसके इधर ट्रांसफर मार दिए। सिमिलरली इस और नेगेटिव साइन इस जगह हमारा डिनोट कर दिया है। अब इधर क्या किया है, कि इस जगह इसके इलेक्ट्रॉन इधर और इसके इधर गिवन कर दिए, तो इस तरीके से NO3 नेगेटिव का हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कैसे डिफर होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एटम्स की मॉलिक्यूल्स में। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम in its gaseous state to accept an additional electron to form a negative ion. Its property is isolated atom. उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती थी, एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में होती थी, इसकी कैसी होती है, आइसोलेटेड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में और आपको बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज क्या है, FON से तो फोन, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट इसकी होती है। FON से फोन, कल बाहर आएगा सैमसंग कार्बन हमारा,
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी है? हाइड्रोजन की। तो ये कैसा है मेरा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये कैसा है हमारा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट। Although both CO2 and H2 are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while CO2 is linear. CO2 की कैसी होती है? linear. Explain this on the basis of dipole moment। पर हमको क्या कर लेना है? एक्सप्लेन कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए। अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो म्यू मेरा क्या हो जाएगा? Q इंटू डी हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बोलेगा। ठीक है ना? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू Q इंटू डी है। अब क्या है? द एसआई यूनिट इज, भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। और इसकी कितनी होती है? डिस्टेंस की मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम्ब इंटू मीटर हमारी इसकी यूनिट। अब इधर ध्यान से देखो कि द मॉलिक्यूल विथ सिमेट्रिकल एंड लीनियर ज्योमेट्रीज, जिसका जो मॉलिक्यूल हो सिमेट्रिकल और ज्योमेट्री कैसी हो? लीनियर, उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? जीरो। हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट बिकॉज दे आर द वेक्टर इन नेचर। कैसे होते हैं? वेक्टर। एंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड कैंसिल्स विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं। अब इधर ध्यान से देखिए, CO2 इज सिमेट्रिकल एंड हैज डाइपोल मूवमेंट जीरो, देयरफॉर इट विल हैव अ लीनियर शेप विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अब अगर इस जगह में CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। इसका एंगल कितना होलेगा? 180 डिग्री। और रिजल्टेंट इसका डाइपोल मोमेंट कितना होलेगा? हमारा जीरो होलेगा। इधर देखिए, H2O is an unsymmetrical molecule and bent geometries. The geometries have a specific dipole moment कितना होता है इसका? 1.84 होता है। because the bond polarities do not cancel each other, therefore H2O will have a bent structure with bond angle। इसका कितना होता है? 104 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। याद रख लेना बॉन्ड एंगल को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स। अब ये है हमारा LiF, K2O, N2, SO2 एंड ClF3। क्या है ये? द आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करेंगी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स। ग्रेटर द डिफरेंस, तो क्या होगा हमारा? ग्रेटर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से इनका ऑर्डर हो जाएगा कि N2 का सबसे कम, SO2 का, ClF3, K2O और LiF का। नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर CH4 is square planar with the 4 hydrogen atom at the corners of square and the carbon atom at its center. Explain why CH4 is not square planar। क्यों CH4 square planar नहीं है, टेट्राहेड्रल क्यों है? एक्सप्लेन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हैज अ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री। दिस इज लेसर देन टेट्राहेड्रल एंगल बॉन्ड एंगल विच इज 109.5 डिग्री होता है और उसका 90 डिग्री। ड्यू टू दिस द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री द रिपल्शन फोर्सेस आर मोर एंड हेंस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज लेस स्टेबल होती है। ये हमारी कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो ले। देखिए, which out of NS and NF3 has higher dipole moment and why? मतलब NS3 और NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। इधर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको NH3 की स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि NH3 की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है।
अब NF3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? NF3 की इस तरीके से होती है स्ट्रक्चर। इस जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज का काम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज किसकी ज्यादा होगी? FON मतलब फोन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। कल बाहर आएगा सैमसंग कार्बन हमारा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज हमारी फ्लोरीन की सबसे क्या है? ज्यादा, और हाइड्रोजन की सबसे कम, और नाइट्रोजन की इन दोनों के बीच में है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो जो मतलब हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। तो इस तरीके से हमारा डायपोल मोमेंट की इस तरफ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो अपवर्ड है, लोन पेयर की तरफ है, और इस जगह मेरी फ्लोरीन की ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा। तो इस तरफ क्या है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर। तो इसलिए हमारा NH3 का डायपोल मोमेंट कैसा है? ज्यादा है, हायर, और इसका क्या है? कम, लेस डायपोल मोमेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डायपोल मोमेंट है, ठीक है ना। तो इस जगह यही चीज लिख रखी है मैंने, बिकॉज इन NH3 द नेट डायपोल मोमेंट इज इन द अपोजिट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर। NH3 का कैसा है? लोन पेयर की तरफ है, सो इट डायपोल मोमेंट इज हाई। Whereas in NF3 the net dipole moment is in the opposite direction of lone pair, so it has less dipole moment। तो NF3 का कैसा है? लेस, और NH3 का कैसा है? हायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फेवरेट है ये, समझ लो स्कूल्स का। तो इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। एक तो हमारा पहला क्या दे रखा है? C2H2। ये क्या है? इसका नाम इथाइन या फिर एसीटाइलिन। कैसी टाइलिन? एसीटाइलिन है। इथाइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से, एक H इधर और एक H इधर। अब इधर आप ध्यान से देखो, एक नोट लिखता हूं मैं आपके लिए कि एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होती हैं, ठीक है ना। तो इस जगह ट्रिपल बॉन्ड है, इस जगह एक सिग्मा है और दो पाई हैं। सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा ये सिग्मा, तो इसमें सिग्मा कितने दिख रहे हैं मेरे को? टोटल 3 तो सिग्मा दिख रहे हैं और 2 क्या दिख रहे हैं? पाई दिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इस जगह देखो C2H4, तो C2H4 क्या है हमारा? इथीन है या फिर इथाइलिन बोल सकता हूं। तो इस जगह डबल बॉन्ड, इस जगह एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इस जगह एक कार्बन और इस जगह एक कार्बन। अब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा, इसमें एक सिग्मा एक पाई, तो इसमें एक तो पाई है और सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कितने हैं? सिग्मा है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आ सकता है। बेंजीन में सबसे ज्यादा पूछता है। इधर मैं आपको बेंजीन का और बता दूं, इधर देखिए। तो बेंजीन में हमारे कितने होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा और पाई। बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है बेंजीन का। इसको अब मैं अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करूं तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? मैंने आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का पढ़ते हैं। इस जगह मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से होता है। इस जगह डबल बॉन्ड था ऑल्टरनेट, इस जगह एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और ये सब कैसे हैं? सिग्मा है। कैसे हैं ये? सिग्मा। तो इस जगह सिग्मा कितने दिख रहे हैं मेरे को? 6 सिग्मा तो उधर और 3 सिग्मा इधर, तो टोटल कितने हैं? 9 तो सिग्मा है और 3 क्या है? पाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेंजीन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेंजीन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल बताने हैं मेरे को इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में। अब इस जगह आप ध्यान से देखना हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं। अगर मेरे 2 सिग्मा होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा होंगे तो sp2 होगा,
4 सिग्मा होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतना बस आप याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, इतने से ये सारे हो जाएंगे। अब ध्यान से आप इधर देखिए, पहला क्या है हमारा, CH3 और CH3 है, इथेन है, मतलब कार्बन इस तरीके से और हाइड्रोजन इस तरीके से है। अब इस जगह ये सिंगल बॉन्ड इस जगह है, मतलब मैंने अभी अभी आपको इधर ये भी बताया है कि एक सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। ये चीज मैंने अभी अभी आपको बताई है। तो इस जगह देखो, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन तो कितने, इस कार्बन पर मेरे सिग्मा कितने, 4 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो लेगी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कितने हैं, तो इस जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, और इस जगह 3 हाइड्रोजन। तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा। तो इस जगह इस कार्बन पर कितने हैं, 4 सिग्मा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पर कितने हैं मेरे, 1 2 3 सिग्मा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन पर भी कितने हैं, 3, तो इस पर भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सिमिलरली अगर मैं इसमें C वाले में आपको बताऊं तो कितना आपको दिख रहा है, इधर तो OH है, उससे तो मतलब रहने दो। इस जगह एक हाइड्रोजन, इस जगह एक हाइड्रोजन, और इस जगह 3 हाइड्रोजन हमारे होंगे। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है ना। तो इस जगह कितने सिग्मा है, 4 sp3। इस जगह भी कितने सिग्मा है, 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, CH3 CHO है। इसका अगर मैं आपको बताऊं तो CH3 CHO, इधर देखिए, C और CHO का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, और इस जगह H सिग्मा 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 सिग्मा। तो इस पर कौन सा है, sp3। इस जगह क्या है, सिग्मा और पाई और सिग्मा। तो इस पर कितने हैं, 3 सिग्मा, मतलब sp2। अगर मैं इस जगह आपके लिए इसका बताऊं एसिटिक एसिड में, CH3COOH। इस जगह सिंगल बॉन्ड से तो आप OH को लगाइए, और इस जगह डबल बॉन्ड से O को लगाइए, और इस जगह C और H कितने हैं मेरे, 3। सिग्मा 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 सिग्मा, और सिग्मा पाई और सिग्मा। इस जगह 4 सिग्मा, मतलब sp3। इस जगह 3 सिग्मा, मतलब sp। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा कि दे आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकता हूं। एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकता हूं। तो ये कैसा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इट इज मोर पावरफुल, देयर इज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। ऑन द इंटरमोलिकुलर एक्सिस it results in a high electron density between two nuclei. Around the internuclear axis the bond is rotationally symmetrical होता है। It can only be created between any two orbitals, namely SS SP और PP। अब PP में भी कौन सा होना चाहिए, इस जगह मैं लिख दे रहा हूं PZ, और PZ वाला होना चाहिए, एंड सो फोर्थ। This bond results by the involvement of
प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये फॉर्म होता है। इस जगह लेटरल ओवरलैपिंग बोल सकता हूं या साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये कैसा होता है? वीक होता है, वीक लिंक, बिकॉज देयर्स अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बट देयर्स अ लॉट ऑफ माइनर ओवरलैपिंग होती है, इसलिए वीक हो लेता है। द बॉन्ड एनर्जी इसकी कैसी होती है? लोअर। इसकी कैसी होती है? हमारी ग्रेटर होती है। इट कॉजेज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस but along with nuclear axis. The bond is symmetrical in rotation around the internuclear axis. It involves p orbital. p orbital में कौन कौन से में करेगा? px और px में, और किस में? py और py में ये इन्वॉल्व होगा। These are formed by the involvement of only pure orbitals में ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, compare the relative stability of following species and indicate their magnetic properties. O2, O2 positive, O2 negative क्या है? सुपरऑक्साइड, एंड O22 नेगेटिव क्या है? परऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि आपके स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले आप इसको सोचो कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। किसके होता है? स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? वो होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, पहला कौन सा है हमारा? O2 है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अकेले? एक ऑक्सीजन में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस जगह 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 16। तो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2pz2 देन पाई 2px 2 बराबर होगा पाई 2py2 के, पाई 2py2 के। अब पहले गिन ले रहा हूं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 14 हो गई अब हमारे इसमें। अब नेक्स्ट हमारा आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, वो मेरा बराबर होता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के। मतलब दोनों में मेरे को बराबर 2 बच रहे हैं, तो एक इधर फिल करूंगा, एक इधर फिल करूंगा। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो हाफ, अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो बिना स्टार वाले हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 तो मेरे बॉन्डिंग के, और स्टार वाले कितने हैं? 2 2 4 और एक 2, तो 6 हमारे टोटल ये हैं। तो कितना हो लेगा ये? 4/2, यानी कि 2 इसका क्या आ लिया मेरा? बॉन्ड ऑर्डर आ लिया। अब इस जगह देखो, इसमें भी 2 होने चाहिए थे, इसमें भी 2 होने चाहिए थे, एक एक है, तो ये मेरा कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, अनफिल्ड है, तो ये हमारा कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? O2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया। टोटल 16 थे, अब कितने बचे? 15, मतलब 15 बचे, तो एज इट इज मेरा ये सेम है, याद रखो इतना। अब चेंज कहां पर होगा? सिर्फ इधर चेंज होगा, जो कि मैं इधर चेंज करता हूं कि इधर से पाई स्टार में से 2px में एक बचेगा और इस जगह 0 हो लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, अपना दान कर दिया, तो इस जगह आप ध्यान से देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरा कितना हो लेगा? हाफ। अब एंटी बॉन्डिंग में से ही तो गया है, तो बॉन्डिंग में तो 10 रहे, एंटी बॉन्डिंग में कितने बचे? 5, तो ये कितना हो लिया? 5/2, 2.5 इसका मेरा क्या हो लिया? बॉन्ड ऑर्डर हो लिया।
बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब एक इधर भी है तो ये भी कैसा है हमारा, पैरामैग्नेटिक ही है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कर लेना इस जगह मैग्नेटिक की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। इधर देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव में क्या है, O2 नेगेटिव में इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मैं फिल कहां करूंगा, इसमें फिल करूंगा। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इधर मैं फिल कर दूंगा। तो इस जगह एज इट इज ये मेरा रहेगा। अब इस जगह ये देखो, ये इतना तो सेम है, कर लेना अपने आप। मैं बस इधर चेंज कर रहा हूं, ये मेरा कितना हो लेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x2) बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y1) हो लेगा। अब इस जगह अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा, 10 तो मेरे रहे ही रहे हैं बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में मेरा एक बढ़ गया, मतलब 6 की जगह कितना हो लिया, 7। तो ये मेरा कितना आ लेगा, 1.5 मेरा इसका बॉन्ड ऑर्डर आ लेगा। अभी भी इस जगह एक अनपेयर्ड है तो ये कैसा है मेरा, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा कौन सा है, परोक्साइड का O2 नेगेटिव। तो इसका एज इट इज सेम रहेगा, बस लास्ट में इधर इसका भी चेंज, ये तो मेरा सेम है कॉन्फ़िगरेशन। बस इधर में फिर से एक इलेक्ट्रॉन, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, पहले एक लिया अब दूसरा इधर भी फेल हो लेगा। तो पाई 2p(x2) बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y2). तो इस जगह कितना हो लेगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो लेगा हाफ 10 माइनस, अब इसमें कितना हो लेगा, 8 माइनस करूंगा तो ये कितना हो लेगा, 2/2 यानी कि 1 आ लेगा। ये मेरा कैसा हो लेगा, डायामैग्नेटिक हो लेगा इसका नेचर। अब इस जगह देखिए, बॉन्ड ऑर्डर मेरे को सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, सबसे ज्यादा मेरे को दिख रहा है 2.5, मतलब ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं लिखूं इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो O2 पॉजिटिव का मेरा क्या हो लिया, सबसे ज्यादा है। इससे कम किसका है, जो मेरा ये था 2 का, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर उससे कम। फिर इससे कम किसका है मेरा, O2 नेगेटिव का। और सबसे कम किसका है मेरा, O2 नेगेटिव का। ये मेरा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा और एज इट इज यही मेरा क्या हो लेगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपके लिए लिख दिया, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इस जगह नेक्स्ट है हमारा, describe the hybridization in case of PCl5. Why are axial bond longer as compared to equatorial bond? अब PCl5 में क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो PCl5 है, फास्फोरस में कितना है हमारा, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होती हैं, 5। Cl में कितनी होती हैं, 7। तो 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना हो लेगा ये 5 + 0। ये क्या होता है, बॉन्ड पेयर, और ये क्या होता है, लोन पेयर। इसकी शेप कैसी हो लेगी, P इधर और Cl इस तरीके से हो लेगा हमारा। क्या है इस शेप का नाम, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये क्या है, हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस जगह क्या होता है कि वाई आर एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्यों होता है, लिख लेना इस जगह आंसर, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड experiences larger repulsion
एज कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, एज कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स आर relatively larger than इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन वॉन्डरवॉल फोर्सेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का और गोइंका के पेपर में ये आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अ हाइड्रोजन बॉन्ड is defined as an attractive force which binds the hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom। electronegative atom कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फोन की होती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, of another molecule due to difference between electronegativity of hydrogen of the hydrogen atom and other electronegative atom, the bond pair shifts far away from the hydrogen atom. As a result, a hydrogen atom becomes electropositive with respect to the other atom and acquires a partial positive charge। हमारा एक्वायर कर लेता है। जैसे इस जगह देखो हाइड्रोजन एटम ये है और इस जगह कोई भी एक्स है, इसको मैंने मान लिया है, तो इस जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की तो सबसे कम होती है। फोन कल बाहर आएगा सैमसंग कार्बन हमारा, तो ये हमारा इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो लेंगे, शिफ्ट हो लेंगे, तो इस जगह ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर कैसा हो लिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में ये हमारी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं, सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिगार्डेड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाय बॉन्ड ऑर्डर। बता चुका हूं मैं क्या होता है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 और O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बता देता हूं मैं फिर से, हाफ होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अब इस जगह अगर मैं N2 का कॉन्फ़िगरेशन करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 1s2 कितने 7, तो टोटल 14 भरनी है, तो 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर मेरा क्या आएगा पाई 2px2 बराबर होता है पाई 2py2 के और सिग्मा 2pz2 हो लेगा। इस जगह कितना हो लेगा, सिग्मा 2pz2। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 हो लिया। अब अगर मैं इस जगह निकालूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, तो हाफ इस जगह कितना हो लेगा, इसके मतलब बॉन्डिंग के देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और इस जगह कितने हैं मेरे 2 2 4, तो टोटल कितने हैं 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरा कितना आ लेगा 3 आ लेगा। कितना आ लेगा 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ लेगा। अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का और O2 नेगेटिव का मैंने आपको जस्ट इधर इसका बॉन्ड ऑर्डर बताया है कि किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपके लिए डायरेक्टली लिख दिया है, इसको आप उधर से कर लेना, बस बॉन्ड ऑर्डर बताना है इन सबका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इधर देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर मेरा
पॉजिटिव हुआ, कैसा हुआ, पॉजिटिव, तो मेरा क्या होता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है और स्टेबल भी होता है। मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट। अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर कैसा हुआ, नेगेटिव, तो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है एंड डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी एग्जिस्ट करता है, एंड एग्जिस्ट। अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल भी होता है, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो इधर आप ध्यान से देखिए, Be2 है। अब बेरिलियम में कितने होते हैं हमारे, Be2 4 होती हैं, तो टोटल मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, इस जगह अगर मैं करूंगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 2 2 4 2 6 2 8 मेरे फिल हो लिए। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालूं तो हाफ, इस जगह बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और एंटी बॉन्डिंग में भी 4, तो इसका एक कैंसिल हो लिए, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आ लेगा। कितना आ लेगा, 0। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर मेरा 0 आ लिया है, तो क्या हो लेगा, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस बताओ। तो इंट्रा और इंटर में डिफरेंस बताना है हमको। तो इस जगह देखिए, जो इंट्रामोलिक्यूलर होती हैं वो कैसी होती है, स्ट्रांग होती हैं, और इंटरमोलिक्यूलर कैसी होती है, वीक। ये एक्ट विद इन मॉलिक्यूल्स में करती हैं और ये एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स में। परसिस्ट फॉर लाइफ मॉलिक्यूल होता है और मोर ब्रीफ इन लाइफ मॉलिक्यूल, लाइफ ऑफ मॉलिक्यूल। डज नॉट स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज और स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज है। स्टेबलाइज इंडिविजुअल एटम, और ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे 25 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी। अगर आप इतना कर लोगे तो इतना मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि शायद ही इसके बाहर से पेपर बने, इसके बाहर से नहीं बनेगा। अब ऑब्वियसली बात है कि महीने भर का चैप्टर 25 क्वेश्चन के अंदर मैंने किया है, तो इस चीज का भी मैं नहीं बोलता हूं कि भाई इसी में से, लेकिन हाईली प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आना इधर ही से होगा। याद रखना, एक दो क्वेश्चन, मतलब जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हमारा आता है, मानकर चलो 8 नंबर का या 7 नंबर का केमिकल बॉन्डिंग है, तो लगभग लगभग 5 नंबर इसमें से फिक्स हैं। बाद बाकी जो 2-3 नंबर हो सकता है वो होंगे चैप्टर में से ही, लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाए हो। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर 7017817550 पर व्हाट्सएप करिए अपना नेम और अपनी क्लास, और चैप्टर कौन सा चाहिए उसकी पीडीएफ के लिए आप लिख दीजिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपने ये साथ के साथ लिखा होगा, पिक्चर की तरह ये वीडियो नहीं देखी होगी। अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी, याद रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।